ओके बेटा, ये जो आपका है चैप्टर 7 था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था आपकी बुक का ब्रेकग्राउंड का, ठीक है। और ये है आपका बॉन्ड्स एंड इट्स वैल्यूएशन, ठीक हो गया। व्हाट आर बॉन्ड्स? बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। किसी भी इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो कॉरपोरेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, अगर उसे फंड्स की ज़रूरत होती है तो फंड्स वो रेज करने के लिए या तो डेट ले सकता है या अपने पास अवेलेबल फंड्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स आपके पास क्या है? ये लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट हैं। ये कहाँ पे रिपोर्ट होती हैं? ये आपके रिपोर्ट होते हैं बैलेंस शीट में, डेट साइड, ठीक है। जहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट का पोर्शन होता है वहाँ पे बॉन्ड्स की जो है रिपोर्टिंग हो रही होती है, बॉन्ड्स की फिगर वहाँ पे आ रही होती है। और व्हाट आर बॉन्ड्स? बॉन्ड्स और आर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। देयर आर certain major features of bonds. What are the major features of bonds? One, bond has a par value, ठीक है। When you look for any type of corporate or public bond, government bond, it must have a certain par value assigned to it. जब आप अपनी बुक को देखेंगे तो बुक में आपको नॉर्मली क्या मिलेगा? नॉर्मली आपको बुक में मिल जाएगा कि आपकी बॉन्ड की पार वैल्यू नॉर्मल केस में जितने भी क्वेश्चंस गिवन है तो $1000 होगी, ठीक है ना। इसी तरह आपके बॉन्ड्स की वैल्यू वेरी कर सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हर बॉन्ड की एक पार वैल्यू होती है। इस पार वैल्यू को एक और नाम भी दिया जाता है जिसको कहा जाता है फेस वैल्यू, ठीक है। नंबर 2, अ बॉन्ड हैज ए कूपन रेट, ठीक है। Every bond has a coupon rate, but this feature can be limited to the mostly to the corporate bonds. जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड की, तो गवर्नमेंट बॉन्ड में कूपन रेट वाले बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं वो उनको क्या कहा जाता है? जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। उसमें आपकी कूपन पेमेंट क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। फेस वैल्यू उनकी होती है, लेकिन उनकी जो कूपन रेट है वो क्या होता है? वो जीरो होता है। जो आपके बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड का कोई ना कोई कूपन रेट होता है, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर जो बॉन्ड का होता है कि वो क्या होता है? बॉन्ड हैज अ पीरियड या मैच्योरिटी डेट, ठीक है। एवरी बॉन्ड हैज सर्टेन मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, देयरफॉर the period of these long term debt instrument must be more than 1 year. It must not be less than 1 year. If the period of the bond will be less than 1 year, then it will not come to fall into the category of long term bonds. These will be short term bonds. And what is the best example of short term bonds? If we see, these are T bills. T bills are treasury bills which are issued by government of Pakistan. They have a certain face value, they have zero coupon rate, but they have a maturity period which is normally less than a year. It can be more than a year, but normally T bills have period of 30 days, 60 days, 90 days, 100 days, and so forth. Okay. तो ये तीन मेजर फीचर हैं किसी ए बॉन्ड के। कौन कौन से फीचर हैं? नंबर 1, बॉन्ड हैज अ पार वैल्यू। नंबर 2, बॉन्ड हैज अ कूपन रेट। एंड नंबर 3, बॉन्ड हैज अ टाइम पीरियड दैट इज मैच्योरिटी डेट। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताई गई थी, जस्ट पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं किसी भी एक बॉन्ड की। कि सपोज कर लें कि यू हैव अ बॉन्ड, अ कॉर्पोरेट बॉन्ड which has a par value of $1,000, okay, with coupon rate of 10% per annum. That is, the coupon is paid on annual basis.
with a maturity period of 5 years. It is an clear example of a long-term bond. It is a corporate bond which has a par value of what? 1000, coupon rate of 10% per annum, and a maturity period of 5 years. Okay. From these, the given information, we can find out that the par value of the bond is, or the face value of the bond is what? 1000. Okay. Coupon rate, or CR, is equal to 10%. And if you want to find out the coupon payment, the periodic payment, PMT, it will be 1000 multiplied by 10%. It will be $100. Okay. $100 per year. And last but not least, the time till maturity. Time to maturity. Time to maturity is what? It is given that the maturity period of 5 years, this bond has 5 years till maturity. Therefore, the period of maturity is 5 years. अभी आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी गिवन इंफॉर्मेशन को, अगर बॉन्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, तो उसमें जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है उसको कैसे आप जो है कंप्रीहेंड कर सकते हैं. ठीक है. इस इंफॉर्मेशन से आपको पता चल गया कि आपके बॉन्ड की पार वैल्यू जो है वो $1000 है. आपका कूपन रेट जो है वो 10% है, पर एनम था. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पर ईयर $100 जो है ये बॉन्ड रिटर्न करेगा. और टाइम टू मेच्योरिटी कितना है आपका इसमें? 5 ईयर्स. ठीक हो गया बेटा. जस्ट अब एक टाइम लाइन अगर हम बना लें तो टाइम लाइन से हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर हम किसी भी बॉन्ड को की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो किसी भी अगर आपको कैश फ्लो कोई गिवन है, तो कैश फ्लो की वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या बेस्ट वे है? आप प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो अगर फाइंड आउट कर लें तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. तो सबसे पहले we have to find out what are the various cash flows involved in any bond structure. In a particular case, if we say that years, first of all we have year 0, that is the starting year on which we are purchasing the bond. Then year 1, 2, 3, 4 and 5. These are the 5-year periods for which we have bought this bond. Okay. What will we get? First of all, we will get cash flows in terms of interest payments, or in other words, we have highlighted as PMT. We will get a periodic payment of how much? $100 per period. And at maturity, the final year of our bond, we will get the principal investment which we have initially paid at the time 0. At this time we would have paid $1000. This $1000 will be returned to us at year 5. Okay. The principal payment which shall be returned to us at year 5 will be what? $1000. Sorry. There are two type of cash flows involved in any bond. First of all, these are $100 periodic payments. As these are periodic payments, these periodic cash flow of same amount are known as, इनको क्या कहते हैं बच्चों? अगर आपकी कैश फ्लोज रिपीट हो रही हो, रिकर हो रही हो आफ्टर इक्वल पीरियड, these are known as, याद है? भूल गए. एन्युटी. एन्युटी है ना बच्चों. और ये जो प्रिंसिपल आपको एक लमसम जो है एंडिंग पीरियड में मिल रही है, ये आपकी कौन सी है? लमसम कैश फ्लो. तो आप अगर इस दो टाइप ऑफ कैश फ्लोज आपके पास अवेलेबल है, आप इस वैल्यू बॉन्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड किस तरह आपको फाइंड आउट हो सकती है? इफ यू
find out the present value of annuity plus present value of principal. The result of these two present values when added up together will be the value of the bond at point 0. Okay. Now the question is, what should be the interest rate, the required rate of return would have been chosen. जस्ट रिकॉल करने के लिए एक फार्मूला जो आप लोगों को जहन में होगा, हम लोगों ने पहले भी यूज किया था। क्या फार्मूला है आपका? अगर आपने वैल्यू ऑफ बॉन्ड फाइंड आउट करनी है तो वो क्या है? सबसे पहले PMT टाइम्स 1 minus 1 divided by 1 plus YTM raised to the power n divided by YTM plus R divided by 1 plus YTM raised to the power n. Okay? अब ये जो पोर्शन है, दिस द फर्स्ट हाईलाइटेड पोर्शन, ये क्या आपको बता रहा है? ये आपको एक एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला बता रहा है। ठीक है ना? एन्युटी है जो कि रिपीट हो रही है, रिकर हो रही है फॉर n पीरियड्स ऑफ टाइम। अब YTM क्या है यहाँ पे? YTM आपके पास है आपका यील्ड टू मैच्योरिटी। इसको 2-3 नाम दिए जाते हैं। क्या क्या नाम दिए जाते हैं हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं, तो हमने इंटरेस्ट रेट भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है ना? इंटरेस्ट रेट भी था, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी था, यील्ड टू सॉरी ठीक है। तो ये डिफरेंट नाम है एक ही चीज के। ठीक है, आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये तीनों के तीनों सेम नाम है, सॉरी डिफरेंट नाम है सेम चीज के। ठीक है ना? तो अभी अगर आप ऊपर अपने ये जो आपको मैंने एक ये टाइमलाइन बना के दिखाई थी, अगर इसको अगर आप फॉलो करें तो अभी आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है? अभी आपके पास गिवन है PMT। PMT कितनी है? 100। ठीक है। इसके बाद YTM को हम बाद में बात कर लेते हैं। N आपके पास गिवन है कितना? 5 ईयर्स का। ठीक है, 100 पर ईयर है ये। N आपके पास 5 ईयर्स का है। पार वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है? $1000 है। ठीक है। अब क्वेश्चन रह गया व्हाट इज YTM। ठीक है। सबसे पहले जब लास्ट क्लासेस में भी हम देख चुके हैं कि YTM की या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की जब भी हम बात करेंगे तो नॉर्मली जो बॉन्ड का इशूइंग ईयर होता है, जिस इस ईयर में बॉन्ड इशू हो रहा होता है, उस वक्त बॉन्ड का YTM और बॉन्ड का कूपन रेट दोनों हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है। जब भी बॉन्ड इशू हो रहा होता है तो उस टाइम पीरियड के ऊपर बॉन्ड का कूपन रेट और बॉन्ड का YTM दोनों हमेशा सेम होंगे। इसकी रीजन क्या होती है? जी बच्चों, इसकी रीजन बच्चों क्या होती है? एनीवन? Why YTM of a bond and coupon rate of a bond are same at the time of issuance of bond? तो के सारे हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है? ठीक है, आपसे ठीक है? अभी आप सर? अल्लाह का शुक्र है बेटा। पेशेंट तो मैं था कोविड का, लेकिन आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। सर अभी ज्वाइन किया है, बस इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेंगे सर। गुड हो गया। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो बॉन्ड का इशूइंग ईयर होता है उस टाइम पीरियड पे YTM और आपका कूपन रेट दोनों सेम क्यों होते हैं? क्या वजह होती है? माशाल्लाह फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। YTM या कूपन रेट बेसिकली एज अ इन्वेस्टर आपके लिए क्या है? रेट ऑफ सर रिटर्न है। ठीक है ना? बॉन्ड किस वजह से, जब वो सेम हो गए तो बॉन्ड की जो इक्वल प्राइस है वो। हाँ, बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ कि आप लोगों का सेम जब होगा तभी आप बॉन्ड में इंटरेस्टेड होंगे ना, बॉन्ड को बाय करने में। अगर आपका
सपोज करें मार्केट में जो रिटर्न है वो ज्यादा मिल रहा है, बॉन्ड का रिटर्न कम मिल रहा है, तो बॉन्ड में तो आप किसी सूरत में उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप मार्केट में जाके बेहतर रेट के ऊपर अपने पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जब बॉन्ड इशू होता है तो नॉर्मली उस पर क्या क्या हो रहा होता है, आपका बॉन्ड का YTM जो होता है और आपका बॉन्ड का कूपन रेट जो होता है वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हमने एग्जांपल ऊपर मेंशन की है, इसी ईयर में आपका जो है ना बॉन्ड इशू हुआ था, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपका कूपन रेट 10% था, तो आपका YTM भी कितना है, 10% है। Got it? 10% होगा सर। जी जी सर। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने फाइंड आउट करनी है इस बॉन्ड की वैल्यू कि जी, तो बॉन्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वही जो ऊपर हमने फार्मूला लगाया था वही आ जाएगा। बहरहाल इसमें एक बार फिर आप लोगों के लिए रिपीट कर लेता हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल पक्के हो जाएं इस मामले में। 1 + 0.10 raised to the power 5 divided by 0.10 plus 1000 divided by 1 plus 0.10 raised to the power 5। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अभी आपको मतलब आपके फिंगर टिप पे ये बात होनी चाहिए कि जब आपका YTM और जब आपका सी कूपन रेट जो है दोनों सेम होंगे तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू भी क्या होगी, फेस वैल्यू की इक्विवेलेंट होगी। समझ गए बात यस आप सर। लोग सारे, ठीक जी है ना। सर। तो इस वक्त अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर हर हालत में क्या निकलेगा, $1000 निकलेगा, 1000। ठीक है बच्चों, जी सर। याद आ गया थोड़ा सा। ओके किसी भी बॉन्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना अब आपके लिए इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास डाटा गिवन है, आप डाटा को आराम से जो है ना उसमें से चीज़ों को कंप्रीहेंड करके उसमें आपका इंटरेस्ट पेमेंट कितनी बन रही है, आपकी मैच्योरिटी कितनी है, पार वैल्यू कितनी है, YTM कितनी है, तो आप इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आपने बॉन्ड की पार वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। अब ये तो एक सिनेरियो हो गया जिसमें आपका YTM और आपका जो है कूपन रेट दोनों सेम था। अब हम थोड़ा सा इसको अगली जो हमने स्टेप देखा था उसको दोबारा एक बार देख लेते हैं कि अगर इफ YTM इज ग्रेटर देन कूपन रेट, सपोज कर लेते हैं कि YTM है आपके पास 12%। अब आपको मार्केट में रिटर्न क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, और आपको कूपन का रेट क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो जस्ट कॉमन सेंस को यूज करें तो अगर आपको मार्केट में रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो आप इस बॉन्ड को 1000 पे कभी भी बाय नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस बॉन्ड को बाय करने के बाद अगर आपको 10% रिटर्न मिल रहा है और मार्केट में इन्वेस्ट करके आपको 12% रिटर्न मिल रहा है तो आप इस रेट पे इस कूपन को, इस बॉन्ड को बाय करेंगे जहां पे आपको आपकी रिटर्न 10% की बजाय 12% के इक्विवेलेंट में हो जाए, यानी कि आपको बॉन्ड की वैल्यू 1000 से लेस में ये बॉन्ड जो है फिजिबल होगा, 1000 के ऊपर ये फिजिबल नहीं होगा। फाइंड आउट करने के लिए कि क्या वो वैल्यू होनी चाहिए जिसपे ये बॉन्ड फिजिबल है, तो जस्ट यही ऊपर वाला जो फार्मूला था ये अगर हम लगाएंगे दोबारा से तो ये बॉन्ड आपका $927.90 का आपको $927.90 का अगर आपको पड़े 1000 की बजाय, तब जाकर आपको ये जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके मुताबिक आपको रिटर्न देगा। अदरवाइज इस बॉन्ड को $1000 पे खरीदने का आपको कोई एडवांटेज नहीं होगा, आप इस बॉन्ड को कभी भी $1000 पे नहीं बाय करेंगे। तो इस तरह के बॉन्ड को जो कि अपनी पार वैल्यू से लेस पे सेल हो रहा होता है उसको क्या कहा जाता है, डिस्काउंट डिस्काउंट बॉन्ड सर। डिस्काउंट बॉन्ड, शाबाश। इसके बाद जो थर्ड चीज हम लोगों ने देखी थी वो क्या देखी थी, तो हमने ये देखा था कि अगर आपका YTM जो है वो लेस देन है, ठीक है, आपकी कूपन रेट, यानी सपोज कर लेते हैं 8% है, तो इसका क्या मतलब है
कि अब जो बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है वो मार्केट के जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे ज्यादा मिल रही है। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में आपके बॉन्ड की प्राइस जो है, आप किसी सूरत में भी ये 1000 रुपीज का बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा, जिसके पास होगा वो 1000 रुपीज से ज्यादा का ही आपको देगा ये बॉन्ड। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए कि वो क्या प्राइस है जिसके ऊपर ये बॉन्ड आपको इस वक्त मार्केट से मिलना चाहिए, तो जस्ट अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो 1.08 रेज़ टू द पावर, कि आपको 1079.85 का बॉन्ड पड़ेगा अगर आपको मार्केट में रेट जो है ना कूपन रेट से लेस मिल रहा है। तो 1079.85 डॉलर का ये बॉन्ड पड़ेगा। इस वाले बॉन्ड को क्या कहा जाता है? प्रीमियम बॉन्ड। प्रीमियम बॉन्ड सर। तो बेटा ये भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आपका YTM और आपका कूपन रेट दोनों सेम है तो आपका बॉन्ड हमेशा किस पे सेल होगा? पार पे सेल होगा। अगर आपका YTM ज्यादा है कूपन रेट से तो आपका बॉन्ड जो है वो डिस्काउंट पे सेल होगा, और अगर आपका YTM कूपन रेट से कम है तो आपका बॉन्ड हमेशा किस पे सेल होगा? प्रीमियम पे सेल होगा। यहाँ तक क्लैरिटी है बच्चों आप लोगों को? जी सर। गुड। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ चीजें इसमें देखी थी, ये तो आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं ख्याल में समझ में इंशाल्लाह ताला आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद इसमें ना कुछ यील्ड्स होती हैं बॉन्ड की। बॉन्ड की यील्ड्स डिफरेंट टाइप की यील्ड्स होती है। नंबर 1 इज करंट यील्ड। करंट यील्ड जो होती है ना उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है? हाँ हाँ, पेमेंट जो आपको कूपन की मिल रही है डिवाइडेड बाय बॉन्ड वैल्यू ऑफ बॉन्ड। जो करंट प्राइस बॉन्ड की चल रही है उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको करंट यील्ड मिल जाएगी। फायदा क्या है? बहुत सिंपल होती है कैलकुलेट करने में। आप मार्केट में गए हैं, आपने देखा है एक बॉन्ड है जो कि आपको $100 दे रहा है और आपको 1079.85 डॉलर का मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? सीधा 100 को 1079.85 डॉलर से डिवाइड कर देंगे तो जो आपके पास यील्ड आ जाएगी वो क्या यील्ड आ जाएगी? वो आपकी करंट यील्ड आ जाएगी। ठीक है ना? सिंपल तो है लेकिन मिसलीड करता है आपको एज अ इन्वेस्टर। ठीक है ना? आपने हमेशा देखना क्या होता है कि आपने इस बॉन्ड को अगर होल्ड करना है मैच्योरिटी तक तो आपको इस बॉन्ड ने क्या रिजल्ट देना है। ठीक है ना? तो करंट यील्ड आपको सिंपल कैलकुलेशन तो बता सकती है कि आपको इस वक्त ये बॉन्ड इतनी रिटर्न दे रही है, लेकिन ये क्या आपको बेहतर तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में गाइड कर सकेगी? वो नहीं कर सकेगी। उसके लिए आपके पास बेस्ट टूल क्या है? वो है आपके पास यील्ड टू मैच्योरिटी। तो करंट यील्ड अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो ये 3 सिनेरियोज आपके पास थे। ठीक है, एक आपके पास था जिसमें YTM 10% था और आपके पास कूपन रेट भी 10% था। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपके पास करंट यील्ड क्या होगी? इफ YTM इज इक्वल टू कूपन रेट। अगर YTM और कूपन रेट इक्वल हो, ठीक है, इज इक्वल टू 10%, तो आपके पास करंट यील्ड कितनी बन जाएगी? पहला जो हमारा सिनेरियो था उसमें आपके पास क्या पेमेंट आ रही थी? $100 की। $100 और बॉन्ड की क्या प्राइस थी? $1000। यही वैल्यू निकली थी ना? $1000 आपकी वैल्यू निकली थी और $100 आपकी कूपन पेमेंट आ रही थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 0.10 और 10%। ठीक है, अभी आप इसको देखकर क्या पता चल गया बच्चों? सर YTM जो है वो इक्वल है कूपन रेट के, तो ये दोनों किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे? हमेशा करंट यील्ड के। अगर YTM और कूपन रेट दोनों सेम है तो करंट यील्ड भी आपकी कितनी होगी? YTM और कूपन रेट के इक्विवेलेंट ही रहेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? सेकेंड सिनेरियो में जाते हैं। इफ YTM इज ग्रेटर देन कूपन रेट। हमारे पास क्या एग्जांपल थी जो हमने ऊपर ली थी? हमारे पास YTM था, इसमें 12% और कूपन रेट था 10%, यानी कि 12% इट इज ग्रेटर देन 10%। यही सिनेरियो था ना? इस केस में हमारे पास
इंटरेस्ट की, अगर हम करंट यील्ड फाइंड आउट करना चाहें तो करंट यील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करंट यील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें एक तो पीएमटी चाहिए होगी, इंटरेस्ट पेमेंट तो 100 ही हमारी रहेगी, वो तो कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन अब हमारे पास बॉन्ड की वैल्यू 1000 नहीं है। अब बॉन्ड की वैल्यू, जब हमारे पास YTM ज्यादा है और कूपन रेट कम है, तो बॉन्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 927.90। तो इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा? 0.927 सर। नहीं बेटा, ये बन जाएगा 10.77। 10.77। दोबारा चेक कर लो बेटा। मैंने सर तुक्का। ये तुक्का ना, ठीक है। अगर आप जहन में रखें कि इफ योर बॉन्ड इज डिस्काउंट बॉन्ड, डिस्काउंट बॉन्ड, जब वो ग्रेटर होगा YTM। अगर आपका बॉन्ड डिस्काउंट बॉन्ड होगा तो क्या हमेशा होगा? YTM विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, करंट यील्ड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन कूपन पेमेंट, रेट। कूपन रेट। समझ गए आप लोग? अगर आपका बॉन्ड डिस्काउंट बॉन्ड होगा तो YTM हमेशा हायर साइड पे होगा, किससे? करंट यील्ड से। देखें YTM आपका इस केस में कितना था? 12%। करंट यील्ड आपकी कितनी है? 10.77, ठीक है ना? तो YTM हमेशा ज्यादा होगा आपका करंट यील्ड से, और करंट यील्ड हमेशा ज्यादा होगी आपकी किससे? कूपन रेट से, जो कि 10% है। लाइकवाइज अगर आप तीसरे सिनेरियो पे आ जाएं, इफ YTM इज लेस देन कूपन रेट, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या सिनेरियो तीसरा के 8% YTM था हमारे पास और कूपन रेट कितना था? 10%, ठीक है। इस केस में आपके पास करंट यील्ड क्या बन जाएगी? करंट यील्ड आपके पास बनेगी 100 डिवाइडेड बाय कितना आपके पास आ रहा था? 1079.85। 100 डिवाइडेड बाय 1079.85, तो ये आपके पास 9.26% आ रहा है। तो अगर आपका बॉन्ड प्रीमियम बॉन्ड होगा, इफ योर बॉन्ड इज प्रीमियम बॉन्ड, and YTM will always be lower than what? Coupon yield, and coupon yield will always be lower than coupon rate. समझ गए बात? ये तीन चीजें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ वादे किए हैं, ठीक है। अगर तो आपके पास YTM और कूपन रेट दोनों सेम है तो करंट यील्ड भी आपकी सेम, जो आपकी YTM है, जो कूपन रेट है, वही आपकी करंट यील्ड होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आपका बॉन्ड जो है, यानी इस सूरत में क्या है कि आपके पास इफ ये बॉन्ड इज सेलिंग एट पार, इफ बॉन्ड इज सेलिंग एट पार, तो YTM will be equal to current rate, coupon rate, and it will be equal to current yield, ठीक है। और अगर आपका बॉन्ड डिस्काउंट बॉन्ड है तो YTM will always be greater than current yield and it will be always be greater than your coupon rate, and vice versa कब हो जाएगा? जब आपका बॉन्ड प्रीमियम बॉन्ड होगा। क्लैरिटी आई है यहाँ तक बच्चों? सबको बच्चों समझ में आ गई है? जी सर। जी सर। ओके, सॉरी। अच्छा जी, इसके बाद इसमें जो यील्ड्स की हम बात कर रहे थे, तो एक तो आपके पास होगी यील्ड जिसको कहते हैं करंट यील्ड। सेकंड टाइप ऑफ यील्ड होती है यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी अगर एक बॉन्ड को आप उसकी मैच्योरिटी तक अपने पास हेल्ड करें, ठीक है, तो उसकी क्या यील्ड होगी? तो उसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो यही फार्मूला जो आपको ऊपर मैंने बताया था, यही सेम फार्मूला यूज होगा। लेकिन आपने इसमें क्या करना होता है? आपने हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत फाइंड आउट करना होता है कि व्हाट विल बी द YTM, ठीक है, a given bond to equate its value to its current price। सपोज करें एक बॉन्ड है जिसकी पार वैल्यू 1000 है लेकिन आपको ये 900 का मिल रहा है, ठीक है। तो आपने वो रेट फाइंड आउट करना होता है जिस रेट को के ऊपर आपको ये बॉन्ड 900 का इस वक्त मिल रहा है।
समझ रहे हैं बात? आवाज आ रही है ना बेटू? जी जी आ रही है सर। ठीक है ना। तो आपने वो रेट फाइंड आउट करना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड के एग्जांपल्स भी करवाई थी, आज ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन दोबारा से करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये है कि ये बेसिकली आपका, अगर आपका फाइनेंशियल कैलकुलेटर हो तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा फाइंड आउट करने में यील्ड टू मैच्योरिटी। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल कैलकुलेटर नहीं होगा तो आपको यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ सकती है। ये थोड़ा सा आपको जो है ना तो आप देता है, प्रिसाइज आंसर देता है, एक्यूरेट आंसर फिर भी नहीं देता। ठीक है ना। बट जो पर्पज है वो ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आप लोग फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इस केस में अगर आपने YTM फाइंड आउट करनी है तो YTM फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अपनी इस केस में क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल के तहत वो रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर बॉन्ड आप राइट नाउ अवेलेबल है। ठीक हो गया बेटा? इसके बाद एक और yield की एक और टाइप होती है जिसको कहते हैं कैपिटल गेन यील्ड। ठीक है। कैपिटल गेन किसी भी आपने किसी भी एसेट की निकालनी है तो कैपिटल गेन कैसे निकाली जाती है, CGY इसको कहा जाता है शॉर्टकट में। तो आपकी जो ओरिजिनल प्राइस होती है माइनस न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। ठीक है। अब सपोज करें एक बॉन्ड आपने लिया था, सपोज कर लें कि 1000 का लिया था। ठीक है। मार्केट में कोई रेट चेंज नहीं हुआ, कोई कुछ चीज उसमें चेंज नहीं आई और एक साल गुजर गया तो उस बॉन्ड की प्राइस भी क्या रहेगी, 1000 नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो उसमें आपको कोई कैपिटल गेन आया है? नहीं आया। आपने पार पे बॉन्ड लिया था, पार पे ही आपको बॉन्ड मिल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है तो कैपिटल गेन भी उसमें जीरो है। अगर आपका बॉन्ड आपने सपोज करें 1000 में लिया था और एक साल के बाद वही बॉन्ड जो है वो जो हमने ऊपर एग्जांपल में किया था कि 1079 रुपीज आपको बॉन्ड मिल रहा है वही एक साल के बाद। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, आपके पास कैपिटल गेन आ गया है और वो क्या आया, वो पॉजिटिव में आया। ठीक है। ओरिजिनल प्राइस जो थी वो आपके पास कम थी, न्यू प्राइस जो है वो आपके पास ज्यादा है। तो अभी आपके पास जो कैपिटल गेन आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है। अगर रिवर्स में आप चलेंगे तो अगर आपके पास ओरिजिनल प्राइस जो है वो 1000 थी और न्यू प्राइस जो है वो 927.90 आ गई है तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास नेगेटिव कैपिटल गेन हो जाएगा। आपने 1000 में बॉन्ड लिया था लेकिन राइट नाउ आपको वही बॉन्ड जो है वो 927 पे मिल रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल गेन यील्ड क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो कैपिटल गेन यील्ड का फाइंड आउट करने का एक तो ये फार्मूला है और एक सिंपलेस्ट फार्मूला है, वो क्या है, CGY इज इक्वल टू YTM माइनस। अब आप ये देखें कि दोनों सूरतों में YTM लेफ्ट साइड में ना, तो ये फार्मूला याद करने में नहीं है आपके लिए बेस्ट तरीका ये है कि सिंपल आप YTM में से करंट यील्ड को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन यील्ड आ जाएगी। आपको इतनी लंबा चौड़ा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, वरना आपको एक साल की के सेम YTM के ऊपर नेक्स्ट ईयर की प्राइस कैलकुलेट पहले करनी पड़ेगी। ठीक है। इसका क्वेश्चन कोई आएगा तो मैं आपको करके भी दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए आपको प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर आप उन प्राइस का कंपैरिजन करने के बाद CGY फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सिंपलेस्ट वे क्या है कि आपके पास जो YTM है उसमें से आप करंट यील्ड को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेट अवे आपकी कैपिटल गेन यील्ड आ जाएगी। अब इस केस में देखें, अगर आपका बॉन्ड डिस्काउंट बॉन्ड है तो YTM हमेशा करंट यील्ड से क्या होगी, ज्यादा होगी ना। ठीक है। तो इसमें आंसर आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर आपका बॉन्ड प्रीमियम बॉन्ड है तो आपकी YTM हमेशा कम होगी करंट यील्ड से, तो यहाँ में इस केस में आपका आंसर हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। समझ रहे हैं बात आप लोग? कैपिटल गेन यील्ड की समझ में आ गई आपको? इसके अलावा जी सर आ गई सर। इसके अलावा एक और भी आपके बुक में एक चीज गिवन है, टोटल यील्ड। तो जब भी हम टोटल यील्ड की बात करेंगे तो टोटल यील्ड हमेशा क्या होती है, टोटल यील्ड आपकी क्या होती है हमेशा, टोटल यील्ड इज YTM।
YTM और टोटल यील्ड जो है वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, ये 4 स्टैंडर्ड यील्ड्स हैं जो कि ये 3 आप समझ लें, टोटल यील्ड YTM जो है वो दोनों सेम चीज़ें हैं जो कि किसी भी एक स्टैंडर्ड बॉन्ड के साथ एसोसिएट हो सकती हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने कुछ लास्ट टाइम और भी फीचर्स, ये तो 3 मेजर फीचर्स आपको बताया था ना मैंने अभी, कि एक आपके बॉन्ड की पार वैल्यू होती है, एक आपके बॉन्ड का कूपन रेट होता है, एक आपके बॉन्ड का टाइम पीरियड होता है। इसके अलावा आपके बॉन्ड की और भी चीज़ें जो फीचर्स हैं उसमें मैंने आप लोगों को एक बताया था, जीरो रेटेड बॉन्ड। जीरो रेटेड बॉन्ड का क्या मतलब है कि आपका कूपन रेट इस केस में क्या है, अगर आपका कूपन रेट 0 हो जाएगा तो ये फार्मूला आपका कहाँ पे जाएगा, इस फार्मूले का ये वाला पहला वाला पोर्शन तो स्ट्रेट अवे खत्म हो जाएगा ना। जब पीएमटी आपके पास 0 हो गई तो ये वाला पोर्शन पूरे का पूरा आपके पास खत्म हो गया। रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगा, आपने सिंपल उसकी पार वैल्यू को डिस्काउंट करना होगा YTM के ऊपर, तो आपके पास बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास जीरो रेटेड बॉन्ड होगा तो जीरो रेटेड बॉन्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या फार्मूला लगाएंगे, पार वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM रेज टू द पावर सॉरी n। ठीक है, समझ गए आप। पहले पोर्शन आपके सामने जब पीएमटी 0 है, कूपन आपको मिलना ही कोई नहीं है, आपको जो है उसकी पार वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट के ऊपर आपको बेसिकली बॉन्ड मिल रहा होता है। तो इस केस में आपके पास स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको जो मैच्योरिटी में प्राइस मिलनी है आपको उसको डिस्काउंट कर लेंगे YTM के ऊपर, तो आपके पास वैल्यू ऑफ बॉन्ड फाइंड आउट हो जाएगी। समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद एक चीज होती है कॉलेबल बॉन्ड। आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कॉलेबल बॉन्ड क्या बॉन्ड है। कॉलेबल बॉन्ड बेसिकली एक ऑप्शन है, एक बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड है। कॉल इज एन ऑप्शन एसोसिएटेड with the bond which can be exercised by the issuer of that bond। ठीक है, कॉल एक ऑप्शन होती है जो कि किसी भी बॉन्ड के साथ एसोसिएट हो सकती है, और इसको कौन एक्सरसाइज करता है, जिसने बॉन्ड को इशू किया होता है। अगर वो चाहे तो बॉन्ड को कॉल बैक कर सकता है, लेकिन कॉल बैक एट अ सर्टेन सम ऑफ मनी कर सकता है। ठीक है, अभी हमने एक ऊपर एग्जांपल लिखी थी, उसको दोबारा से रिपीट करके आपको मैं इसकी चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने ऊपर ये कि बॉन्ड की एग्जांपल दी थी कि अ कॉर्पोरेट बॉन्ड हैज which has a par value of $1,000, ठीक है, कूपन रेट ऑफ 10% पर annum with a maturity period of 5 years। यहां तक तो ये स्टैंडर्ड बॉन्ड था, लेकिन द बॉन्ड इज कॉलेबल आफ्टर, सपोज कर लेते हैं 3 years एट द रेट USD 1050। ठीक है बेटा, अब ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया आपका कॉलेबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये बात आप लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि ये जो बॉन्ड है इसमें जो कॉल है वो क्या है, वो एक ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन अगर जिसके पास इख्तियार है ऑप्शन को यूज करने का, अगर वो यूज करेगा तब ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगी, अदरवाइज एक्सरसाइज नहीं होगी। लेकिन अगर एक जिसके पास ऑप्शन को यूज करने का इख्तियार है वो उसको यूज कर लेता है, तो दूसरा जो पार्टी होगी वो बाउंड होगी इस ऑप्शन को कंप्लीट करने में, एग्जीक्यूट करने में। समझ रहे हैं बात आप लोग। अगर ये जो केस है, जैसे आपके पास ये बॉन्ड है जिसकी $1,000 वैल्यू है और 10% कूपन रेट है, अगर जिसने बॉन्ड इशू किया है वो कहता है 3 साल के बाद कि मैं $1,050 का ये बॉन्ड जो है ये कॉल बैक कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर वो ये कहता है कि मैं बॉन्ड कॉल बैक कर रहा हूँ, तो तमाम के तमाम बॉन्ड होल्डर जिनके पास बॉन्ड ये मौजूद होगा वो मजबूर होंगे $1,050 में ये बॉन्ड सेल बैक करने में इशूअर को। ठीक है, और ये बंदा जो इशूइंग पार्टी है वो किस वक्त कॉल बैक करेगी, क्वेश्चन है आप लोगों से।
बच्चों, आवाज आ रही है बच्चों? जी सर। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो बॉन्ड इशू करने वाला बंदा है वो किस वक्त बॉन्ड को इशू कॉल बैक कर सकता है? क्या वो करेगा अभी कि नहीं करेगा? जब मार्केट रेट जो है वो सर कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा शाबाश, इस सूरत। वेल डन। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं। देखो, इश्यूअर ने वापस लेना है ना। अगर मार्केट में रेट डिक्रीज हो रहा है तो इश्यूअर ये क्यों नहीं करेगा कि वो पुराना अपना तमाम का तमाम डेट कॉल बैक करके नया डेट जो है वो कम रेट के ऊपर इशू कर दे? समझ रहे हो जी बात सर। आप लोग? ठीक है ना? तो इस सूरत में आप लोगों ने जहन में रखना है कि जब आपकी मार्केट में रेट डिक्रीज लोअर साइड पे जा रहे थे, जैसे पाकिस्तान में भी जा रहे हैं, तो इस सूरत में जो आपका इश्यूइंग पार्टी है, जो कॉर्पोरेट है, वो क्या करना चाहिए उसको? उसके लिए बेहतर यही है कि वो पुराना डेट जो है वो सारा रिकॉल करे, और पुराना डेट रिकॉल करने के बाद नया डेट जो है वो लोअर रेट के ऊपर इशू करे। ठीक है? जी सर। समझ गए ना आप लोग बात? तो ये कॉल एक जी सर। ऑप्शन है। इसी तरह पुटेबल बॉन्ड्स होते हैं। पुट जो है ना वो भी एक ऑप्शन होती है, कॉल भी एक ऑप्शन होती है। कॉल की ऑप्शन जो होती है वो इशूअर के पास होती है, पुट की ऑप्शन जो है वो बॉन्ड होल्डर के पास होती है। ठीक है ना? अब अगर आप लोगों को सपोज करें कोई इन्वेस्टमेंट है, उसमें रिस्क फैक्टर कम से कम होता जा रहा है, तो आपके पास क्या गोल्डन असूल है, वो क्या प्रिंसिपल है? गोल्डन प्रिंसिपल है कि आपके पास जब भी रिस्क कम होगा तो आप रिटर्न भी कम डिमांड करेंगे। ऐसी बात होती है ना? ठीक है? जब रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम हो जाती है। तो जिस केस में अगर आपके पास आपको रिस्क थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है, अब इस केस में क्या है, आपका रिस्क ज्यादा है कि हो सकता है 3 साल के बाद जो है ना ये बॉन्ड आपका जो है ना कॉल बैक हो जाए। ठीक है ना? तो इस सूरत में क्या होगा, आप लोग अपने बॉन्ड को साथ जो है रिटर्न भी ज्यादा डिमांड करेंगे। समझ रहे हैं बात आप लोग सारे के सारे? जी सर। अच्छा, इसके बाद जस्ट इसके साथ जो हमने ऊपर यील्ड देखी थी, वो यील्ड स्टैंडर्ड बॉन्ड की थी। एक होती है यील्ड टू मैच्योरिटी, जिसको मैंने आपको बताया था। एक होती है यील्ड टू कॉल। ठीक है? अब यील्ड टू कॉल का क्या फार्मूला है? सेम जो यील्ड टू मैच्योरिटी का फार्मूला है वही यील्ड टू कॉल का फार्मूला है। इसमें थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं। वो क्या चीजें चेंज होती हैं इसमें? एक तो ये आपके पास जो पार वैल्यू है इसकी जगह पे कॉल प्राइस आ जाती है। ठीक है? और जो एन है, एन यहाँ पर यील्ड टू मैच्योरिटी में बेसिकली आप लोग क्या देखते हैं कि आपके पास ईयर्स टू मैच्योरिटी कितने हैं। ठीक है? यहाँ पर जब आप यील्ड टू कॉल फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो एन क्या होता है आपके पास? ईयर टू कॉल कितने रहते हैं। ठीक है? यहाँ पे एन आपके पास क्या है? एन इज इक्वल टू ईयर्स टू कॉल। दो चीजों का डिफरेंस है अगेन आपके स्टैंडर्ड फार्मूले में, उसमें फार्मूले में कि आपने यहाँ पर पार वैल्यू की बजाय कॉल प्राइस लेनी होती है, और आपने एन की जगह जो ईयर्स टू मैच्योरिटी है उसकी बजाय ईयर्स टू कॉल लेने होते हैं। ठीक है? और वाईटीएम जब आप फाइंड आउट करेंगे, हिट एंड ट्रायल से ही फाइंड आउट यहाँ पे भी होगा, तो स्ट्रेट अवे जब आप ये कोशिश करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आपका यील्ड टू कॉल वर्कआउट हो जाएगा। समझ गए बात बच्चों सारे के सारे? समझ में आई है बेटा? मेरा ख्याल है पुराना लेक्चर है, पूरे का पूरा सारा एक सारा रिपीट किए, कोई नई चीज तो मेरा ख्याल है आपको मैंने इसमें कुछ भी नहीं बताई। जी सर। चलें, जस्ट एक बार जो क्वेश्चंस थे ना इसके उससे हम गो थ्रू कर लेते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप मुझसे काइंडली शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की अभी स्टडी का सिस्टम कोई ऐसा हो गया हुआ है कि इसमें जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों को इसमें जो है ना सॉल्व करवाए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही को आपने फोकस करें। आपका बेसिकली मकसद ये होना चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, आपको चीज़ों की समझ आनी चाहिए। ठीक है? आपकी ठीक है उम्मीद सर। है कि जितने मेजर बॉन्ड का कॉन्सेप्ट था इसमें कोई चीज़ आपके पास ऐसी रह नहीं गई होगी कि जो आपको समझ ना आई हो। ठीक है बच्चों? क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, लेकिन हम आज इस दफा रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है ना किसी किस्म की कोई परेशानी रहे ना। ये आप लोगों की ना एक सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम था।
The Pennington Corporation issued a new series of bonds on January 1st, 1994. The bonds were sold at par $1,000, had a 12% coupon and mature in 30 years. On December 31st, 2023, coupon payments are made semi-annually on June 30th and December 31st. यानी कि आपके पास जो 12% कूपन पेमेंट है ये आपके पास साल में 2 दफा पेमेंट होती है, यानी कि 6% पर पीरियड पेमेंट हो रही है. ठीक है. अच्छा जी, What was the YTM on January 1st, 1994? जी बच्चों, सबसे पहले इसका आंसर आप मुझे दें. एक बॉन्ड है, नजर आ रहा है? जी जी सर आ रहा है. अच्छा, एक बॉन्ड है जो कि आपका 1994 को जनवरी 1st 1994 को इशू हुआ है और उसका 12% कूपन रेट है. पहला पार्ट में से पूछा व्हाट वाज द YTM ऑन जनवरी 1st 1994. यही होगा सर, 12% होगा हाँ, YTM. बाकी भी कुछ जागे बच्चों, सारी की सारी चीजें अभी एक्सप्लेन की हैं आपको, कोई नई चीज नहीं है 12% इसमें. होगा. हाँ, इस केस में आपके पास चूंकि आपका बॉन्ड ही इशू 1994 को हो रहा है जनवरी 1st को, तो जनवरी 1st को और पार पे ही सेल हो रहा है, तो इसलिए चूंकि पार पे सेल हो रहा है तो आपका बॉन्ड का कूपन रेट और आपका YTM दोनों क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे. ठीक है, समझ में आ गई है. अच्छा, नेक्स्ट बात है व्हाट वाज द बी पार्ट है, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड ऑन जनवरी 1st 1999 5 years later assuming that interest rate had fallen to 10%. अब वो कह रहा है 5 साल के बाद आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% तक गिर गया हुआ, यानी YTM आपका डिक्रीज होके 12% से 10% तक चला गया है और 5 साल गुजर गए हैं. अब वो कह रहे हैं कि बॉन्ड की प्राइस क्या होगी. ठीक है, अभी अगर अभी इसमें नीचे है तो आपके पास रिमेनिंग बॉन्ड की लाइफ कितनी रहेगी है, 5 साल गुजरने के बाद रिमेनिंग बॉन्ड की लाइफ 25 ईयर्स है. जी सर. ठीक है, तो 25 ईयर्स का क्या मतलब हो गया, 50 आपके पास हो गए. कूपन रेट आपका 12%, हाँ कूपन रेट 12% था, 6% सेमी एनुअली हो गया. पार आपका $1,000 था. ठीक है, तो इसका क्या मतलब YTM आपके पास इस केस में कितना हो गया, 5% हो गया. 10% चुके वो कह रहे हैं कि गिर चुका हुआ है, तो 10% तो साल का हुआ ना, तो उसको भी आपने सेमी एनुअली कर देना तो 5% हो जाएगा. ठीक है, इस केस में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आपके बॉन्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1182.56. अब क्योंकि आपका मार्केट का रेट गिर गया है और आपका कूपन रेट अपनी जगह कायम है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, आपका बॉन्ड प्रीमियम में चला जाएगा. $1182.56 में आपको ये बॉन्ड मार्केट से अवेलेबल है, जो कि आपने आज से 5 साल पहले कितने में लिया था, $1,000 में लिया. ठीक हो गया बच्चों, समझ में आ जाएगी कि सिंपल फार्मूला लगा हुआ है, इसमें कोई नई चीज नहीं है. अच्छा, इसके बाद कह रहा है फाइंड द करंट यील्ड, कैपिटल गेन यील्ड एंड टोटल यील्ड ऑन जनवरी 1st 1999 गिवन द प्राइस एज डिटरमिन्ड इन पार्ट बी. वो कह रहा है पार्ट बी में जो प्राइस डिटरमिन्ड हुई है उसको सामने रखते हुए आप अपनी करंट यील्ड, कैपिटल गेन यील्ड और टोटल रिटर्न बताएं. ठीक है, करंट यील्ड का मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था. करंट यील्ड में बेसिकली आपने क्या करना होता है, करंट यील्ड में आपने जो आपकी पेमेंट होती है PMT होती है उसको आप डिवाइड कर देते हैं किससे, बॉन्ड की प्राइस से. ठीक है, तो PMT आपके पास सेमी एनुअल 60 चुके आ रही है और आपका बॉन्ड का रेट कैलकुलेट हुआ है 1182.56. तो आप 60 को 1182.56 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 0.0507 आंसर, यानी 5.07% आंसर आएगा फॉर 6 मंथ्स. इसको डबल करेंगे तो 10.15% पर ईयर आपके पास क्या बन जाएगी, करंट यील्ड. बच्चों समझ में आ गई है. जी सर आ गई. सेकंड फॉर्मूला था कैपिटल गेन यील्ड का. मैंने आपको बताया था कि 2 इसके मेथड हैं फाइंड आउट करने के. नंबर 1, अगर आप फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट करना चाहें तो वो क्या है कि न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस. अब हमने क्या था कि अभी हमें पता है कि अभी जो 1182.56 हमारे पास डॉलर प्राइस आई है वो किस रेट के ऊपर आई है, YTM 10% के. तो अभी सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमें देखना है कि 1 साल के बाद अगर YTM 10% रहे तो आपके इस बॉन्ड की प्राइस कितनी हो जानी चाहिए. ठीक है, तो 1 साल के बाद आपका एंड पहले 25 ईयर्स था, ये हमने कैलकुलेट किया था, अभी 24 ईयर्स रह गया.
ठीक है, 48 पीरियड्स हो गए, बाकी सब चीजें वही चल रही हैं आपकी, कोई चीज चेंज नहीं हुई। तो यही बॉन्ड 1 साल के बाद आपके पास सेम YTM के ऊपर 1180.77 का हो जाएगा। ठीक हो गया। और 1180.77 कैसे, इसमें से अगर आपने कैपिटल गेन यील्ड निकालनी है तो क्या करेंगे, 1180.77 डिवाइडेड बाय 1182.56, ये आपकी ओरिजिनल प्राइस थी, डिवाइडेड बाय दो, आंसर डिवाइडेड बाय 1182.56, तो नेगेटिव 0.15% आपके पास क्या आ रही है, कैपिटल गेन यील्ड आ रही है। अगर आपका बॉन्ड प्रीमियम बॉन्ड है तो आपके पास कैपिटल गेन यील्ड किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। ठीक है। आसान तरीका एक और मैंने आपको क्या बताया था, वो मैंने बताया था आपके पास YTM भी है, YTM आपके पास 10% है, ये गिवन है आपको, क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है YTM 10% है। आपने करंट यील्ड फाइंड आउट कर ली है 10.15%। ठीक है, तो YTM माइनस करंट यील्ड 10% माइनस 10.15%, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 0.15%। जो आपने ऊपर कैलकुलेट की है वही आपके पास कैपिटल गेन यील्ड जो है इस फार्मूले से भी कैलकुलेट होगी। दोनों नेगेटिव में आपको बता रहे हैं कि प्रीमियम बॉन्ड जब भी आपके पास होगा तो प्रीमियम बॉन्ड में आपके पास कैपिटल गेन यील्ड हमेशा क्या होगी, नेगेटिव में आएगी। उसकी वजह क्या होती है कि जब प्रीमियम बॉन्ड होता है तो आपका जो YTM होता है वो क्या होता है, वो हमेशा YTM काम कम होता है, कैपिटल यील्ड से ज्यादा होता है। अभी आप लोगों को बेटा ये बताया था, YTM अगर आपका बॉन्ड जो है प्रीमियम बॉन्ड है तो YTM हमेशा कम होगा कैपिटल यील्ड। ठीक है ना, जब YTM कैपिटल गेन यील्ड से हमेशा कम होगा तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आंसर ही आएगा। ठीक है ना, अगर प्रीमियम बॉन्ड होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। और तीसरी चीज थी टोटल यील्ड, इसको टोटल रिटर्न मेरे ख्याल में आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो टोटल रिटर्न भी कह सकते हैं इसको। तो टोटल रिटर्न आपके पास इस बॉन्ड की इज इक्वल टू YTM ही हमेशा होती है। तो YTM क्योंकि आपके पास 10% है तो आपके पास टोटल रिटर्न भी कितनी है, 10%। ठीक हो गया बेटा। आप नेक्स्ट पार्ट में आ जाएं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास डी पार्ट है। डी पार्ट में कह रहे हैं ऑन July 1st 2017, 6.5 years before maturity, Pennington's bond sold for 916.42. What were the YTM, the current yield, the capital gains yield, and the total yield, total return at that time? अब वो कह रहे हैं कि 6.5 years बिफोर मेच्योरिटी से 6.5 year पहले ये बॉन्ड बजाय प्रीमियम के किस में सेल होना शुरू हो गया, डिस्काउंट में सेल होना शुरू हो गया। अब वो पूछ रहे हैं कि आपने YTM भी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है, और आपने करंट यील्ड भी फाइंड आउट करनी है, कैपिटल गेन यील्ड भी फाइंड आउट करनी है, टोटल यील्ड भी फाइंड आउट करनी है। तो टोटल रिटर्न या टोटल यील्ड जो है और वो और YTM तो दोनों सेम होंगे ना। अगर आपने YTM फाइंड आउट कर लिया तो टोटल रिटर्न फाइंड आउट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी। अभी आप इस क्वेश्चन को कंप्रीहेंड एक बार फिर कर लें, सामने देखकर डाटा इसमें से जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर लें। इस पार्ट में अब आपको क्या बताया गया है कि आपकी करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड कितनी है, $916.42 है। ठीक है, और एन कितना है आपके पास, 6.5 ईयर्स का है। यानी 6.5 ईयर्स का क्या मतलब है कि आपके पास टोटल 13 पीरियड्स हो गए। सिक्स पीरियड का मतलब हो गया क्या कहते हैं, एक साल में आपके पास हो गए 2 पीरियड हो गए, 6 × 2 12 प्लस 0.5 जो पीरियड है वो 1 पीरियड हो जाएगा, टोटल 13 पीरियड आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, कूपन रेट वही है 12% है, सेमी एनुअली 6% रहेगा, पार वही 1000 है, PMT आपके पास $60 बनती है। सबसे पहले आपने फाइंड आउट क्या करना है, YTM फाइंड आउट करना। ठीक है, अच्छा अब बॉन्ड जो है वो किस पे सेल हो रहा है, वो डिस्काउंट पे सेल हो रहा है। डिस्काउंट पे सेल होने का क्या मतलब है कि YTM जो है वो करंट रेट से हमेशा नीचे ही सॉरी कूपन रेट से नीचे ही होगी। तो मैंने सपोज किया है कि पहले तो हमने 12% पे चल रहे थे, मैंने सपोज कर लिया कि YTM 14% है। ठीक है, तो 14% के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे आपके पास आपका जो गिवन प्राइस है, वैल्यू है, उसके बराबर आ जाता है। ठीक है, अगर आपके पास YTM 14% हो तो 14% पे कैलकुलेशन करने के बाद 13 पीरियड लेने के बाद आपके पास 916.42 आपके पास इस बॉन्ड की प्राइस आ जाती है। तो इस केस में आपका YTM कितना हो गया, 14% हो गया। ठीक हो गया बच्चों,
ठीक है ना। अब इसमें हिट एंड ट्रायल का इस क्वेश्चन में, स्पेसिफिक क्वेश्चन में जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि मेरा गैस इतना तुक्के वाला था कि मैंने डायरेक्ट जो लगाया वही लग गया। मैंने क्या किया है, मैं चाहता तो 13% भी कर सकता था, मैंने वैसे ही 2% अबव करके देखा था, तो आंसर जो है ना डायरेक्ट वो आ गया। अब हम बात करेंगे कूपन करंट यील्ड की। तो करंट यील्ड निकालने के लिए आपको बताया था कि कूपन रेट को आप बॉन्ड की करंट प्राइस से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.0655 आंसर आएगा फॉर 6 मंथ। इसको डबल कर देंगे 13.09% पर ईयर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नहीं एक साल में ये बॉन्ड आपको 13.09% करंट यील्ड दे रहा है, जबकि इसका वाईटीएम कितना है 14% है। ठीक है, और कैपिटल गेन यील्ड फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेट अवे क्या करेंगे आप, 14% में से 13.09, आसान तरीका यही है कि आप दोनों को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.91% आपकी कैपिटल गेन यील्ड आ जाएगी। समझ में आ रही है बच्चों सबको? वाईटीएम मैंने आपको बताया था कि टोटल रिटर्न और वाईटीएम चूंकि सेम होता है, तो इसलिए आपको इस चीज़ में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि टोटल रिटर्न दोबारा क्यों पूछा गया है। जब टोटल रिटर्न इन्होंने पूछ लिया आपके लिए, तो आपके पास वाईटीएम और टोटल रिटर्न जो है वो दोनों सेम है। जब वाईटीएम आपके पास 14% कैलकुलेट हो गया, तो टोटल रिटर्न भी आपके पास 14% ही रहेगा। उम्मीद है ये वाले क्वेश्चन ने आपके काफी सारे डाउट्स जो है ना वो क्लियर किए होंगे। लास्ट पार्ट जो है ना थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आप एक्सक्लूड कर दें। बहरहाल इसमें समझाने वाली बात तो है। इसमें बहरहाल ये कह रहे हैं कि नाउ अज्यूम दैट यू प्लान टू परचेज एन आउटस्टैंडिंग पेनिंगटन बॉन्ड ऑन March 1st 2017। ठीक है, जुलाई 1st को ये बॉन्ड 916.42 का जो है ना मिल रहा है। आप कब बाय करना चाह रहे हैं? March 1st 2017 को ये बाय करना चाह रहे हैं। व्हेन द गोइंग इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट given its risk was 15.5%, how large a check must you write to complete the transaction? तो ये बेसिकली जो है ना ये थोड़ा सा आपका टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन है। आपने इसमें इस बॉन्ड की वैल्यू को डिस्काउंट करना होगा 3 मंथ्स बैक में, वहां पे आपने देखना होगा इसमें कोई और कैश फ्लो इन्वॉल्व तो नहीं हो रही, कि आपको इंटरेस्ट की पेमेंट तो नहीं हो रही। ये सब चीजें जो आप कैटर फॉर कर लेंगे, तब आप इस बॉन्ड की जो है ना प्राइस को वर्कआउट कर सकें। लेकिन चलिए इसको इस ई पार्ट को इस क्वेश्चन से एक्सक्लूड कर लें, बाकी इसके चारों के चारों पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है ना, इसमें आपको समझ में आ जानी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कि वाईटीएम क्या होता है, करंट यील्ड क्या होता है, कैपिटल गेन यील्ड क्या होता है। सॉरी। अच्छा जी, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का मेरे ख्याल में प्रॉब्लम्स में से है। अब बॉन्ड हैज अ $1000 par value, 12 years to maturity and 8% annual coupon and sells for 980। एक बॉन्ड है जो कि 1000 जिसकी पार वैल्यू है, 12 ईयर्स इसके मेच्योरिटी में रिमेनिंग है, 8% इसका एनुअल कूपन है। ठीक है, कूपन रेट 8% है और ये 980 का सेल हो रहा है। व्हाट इज द यील्ड टू मेच्योरिटी? ठीक है, वो पूछ रहा है कि इसका यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होगा। तो अभी आपके पास गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में? गिवन है आपके पास कि इस बॉन्ड की करंट प्राइस जो है वो $980 है, जो इसका पीरियड है वो कितना है 12 ईयर्स है। ठीक है, और एनुअल कूपन पे रेट है 8%, पार वैल्यू 1000 है, तो $80 पर ईयर आपके पास पीएमटी बन रही है। सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करनी है? सबसे पहले आपने वाईटीएम फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों के पास क्या गोल्डन प्रिंसिपल है? अगर आपका बॉन्ड डिस्काउंट पे सेल हो रहा है तो वाईटीएम हमेशा लोअर होगी कूपन रेट से, कि कूपन रेट से ज्यादा होगी? जी बच्चों, कम होगी। ज्यादा होगी सर, अगर डिस्काउंट पे आपका सेल होगी। अगर बॉन्ड आपका डिस्काउंट पे सेल हो रहा है तो आपका वाईटीएम क्या होगा? कम होगा सर। ज्यादा होगा बेटा सर। डिस्काउंट पे सेल हो रहा है, अगर डिस्काउंट पे सेल हो रहा है तो आपका वाईटीएम हमेशा कूपन रेट से क्या होगा? ज्यादा होगा। तब आपका बॉन्ड किस पे सेल हो रहा होगा? डिस्काउंट पे सेल हो रहा होगा। यानी मार्केट में आपको रिटर्न ज्यादा का मिल रहा है, लेकिन आपका बॉन्ड जो आपको रिटर्न दे रहा है वो कम दे रहा है, तभी वो डिस्काउंट पे सेल हो रहा है ना। समझ में आई ये बात जी आप सर। लोगों को? जी सर। ठीक है ना, जब आपका बॉन्ड डिस्काउंट में सेल हो रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। आपका बॉन्ड अगर 8% दे रहा है तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% से ज्यादा ही है, यानी आपका वाईटीएम 8% से प्लस होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो इसमें हमें ये तो पता चल गया कि अगर वाईटीएम 8% होता
ठीक है, मेरा एक और आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर आपका YTM 8% हो तो इस बॉन्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जी बच्चों, अगर इस बॉन्ड का भी हमें पता तो नहीं है ना कि YTM क्या है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर YTM इसका 8% है तो इस बॉन्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कोई आप में से बता सकते हैं मुझे? एनीवन? अगर YTM और कूपन रेट दोनों सेम हो जाएंगे तो बॉन्ड हमेशा किस पे सेल होगा? 1000 पे ही सर, उसी पे ही सेल होगा सर, जी पार शाबाश, वैल्यूएशन। बॉन्ड हमेशा पार वैल्यू पे सेल होगा अगर आपके पास कूपन और YTM सेम है। तो मुझे ये कंफर्म है कि अगर YTM 8% होगा तो मेरा बॉन्ड की वैल्यू 980 नहीं होगी, मेरी बॉन्ड की वैल्यू 1000 होगी। अभी मुझे एक चीज पता चल गई कि अगर YTM 8% है तो मेरी वैल्यू बॉन्ड की वैल्यू क्या है? 1000 है। अब मैं सपोज करता हूँ मैंने ज्यादा की तरफ जाना है, तो मैं सपोज करता हूँ मेरे सपोज करें बॉन्ड की वैल्यू कितनी है? 9% है, YTM 9% है, तो 9% पे अगर मैं वर्कआउट करता हूँ तो मेरे बॉन्ड की वैल्यू कितनी बन जाती है? $928.39 बनती है, जो कि इससे लेस है, 980 से लेस है। ठीक है ना? अब अगर आपको वो टेबल याद हो, ये किसी की डिस्टर्बेंस बच्चों हो रही है, अगर आपको टेबल याद हो तो हमने एक टेबल बनाया करते थे। अब मुझे ये पता है कि मेरे पास अगर लोअर रेट 8% हो, ठीक है, तो उस 8% के ऊपर ये बॉन्ड मुझे कितने का मिलेगा? 1000 का मिलेगा। अगर अननोन जो मेरे पास YTM है उसके ऊपर ये बॉन्ड मुझे कितने का मिल रहा है? 980 का। और 9% के ऊपर ये बॉन्ड मुझे कितने का पड़ रहा है? 928.39। ठीक है, इसकी मेरे पास डॉलर में फिक्स आ रही है, समझ में आ रही है तो आपको? शोर किसकी तरफ से बच्चों? इसको अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने क्या करते थे? YTM माइनस 8% डिवाइडेड बाय 9% माइनस 8%, इन दोनों को YTM माइनस 8% को डिवाइड कर दिया 9% माइनस 8% से। सिमिलरली अपोजिट हमने क्या किया? 980 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 928.39 माइनस 1000। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे YTM के लिए तो हमारे पास YTM आ जाएगा 8.279%। यानी कि अगर 8% पे ये बॉन्ड होता तो ये हमें 1000 का मिलता, लेकिन 8.279% के ऊपर ये बॉन्ड हमें कितने का पड़ रहा है? $980 का पड़ रहा है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया? हमारा YTM कितना आ गया बच्चों? हमारा YTM आ गया है 8.279%। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने मुझे इसमें हिंट देना है, बाकी आप लोगों को क्वेश्चन खुद समझ में आ जाएगा। assume that the yield to maturity remain constant for next 3 years, यानी YTM जो आपने फाइंड आउट किया है 8.279% वो कांस्टेंट रहता है फॉर नेक्स्ट 3 years. What will be the price? What will be the price be 3 years from today? आज से 3 साल के बाद प्राइस क्या होगी? मुझे ये बताएं कि अभी मेरे पास n क्या होना चाहिए 3 साल के बाद? जी बच्चों, क्विक, आपके पास देखें अभी का जो डाटा गिवन है वो क्या गिवन है कि आपके पास, हाँ एक मिनट है जरा, मैं रिपीट कर दूं फिर आप मुझे आंसर दीजिएगा। राइट नाउ आपके पास N 12 ईयर है, इस वक्त पार वैल्यू 1000 है, कूपन रेट 8% है। ठीक है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड को फिलहाल हम नहीं देख रहे, फिलहाल हम इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि अब हमें YTM पता चल गया। ठीक है, YTM हमारे पास कितना है? YTM हमारे पास 8.279%, ये YTM हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, इसलिए अभी हम वैल्यू ऑफ बॉन्ड को नहीं देख रहे। अब वो कह रहे हैं कि 3 साल अगर सपोज करें कि कांस्टेंट रेट की नेक्स्ट ईयर, व्हाट विल बी द प्राइस 3 इयर्स फ्रॉम टुडे? अब 3 इयर्स फ्रॉम टुडे के लिए हमारे पास n कितना होगा? क्या 12 ईयर्स ही होगा या 3 ईयर? देखो इसमें ना बहुत बड़ा कैच है, हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? यील्ड टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक की यील्ड। आज से 3 साल के बाद अब हमने देखना है कि हमारे पास मैच्योरिटी में कितने ईयर्स रह गए। मैच्योरिटी में कितने ईयर्स रह जाएंगे? 3 साल रहेंगे कि 9 साल रहेंगे? सर 9 ईयर्स सर लेफ्ट हाँ हो जी, जाएंगे सर। आज से 3 साल के बाद हमारे पास मैच्योरिटी के ईयर्स 9 रह जाएंगे, 12 ईयर्स नहीं रहेंगे या 3 ईयर्स नहीं होंगे।
हमने 3 इयर्स नहीं यहाँ पर कंसीडर करने हैं, हमने मैच्योरिटी के इयर्स कंसीडर करने हैं। YTM हमारे पास सेम रहेगा। इसका आप अगर आप देखेंगे तो अब आपके पास n जो है सिर्फ वो चेंज हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। YTM अभी आपने कैलकुलेट की है, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। तो 3 साल के बाद इस बॉन्ड की वैल्यू 980 की बजाय कितनी हो जाएगी, $982.75 हो जाएगी। समझ में आ गई तो सबको? बच्चों क्लैरिटी के साथ समझ में आई है? यस सर। ये तो दोबारा सर एक बार repeat कर दीजिए। अच्छा देखो, दोबारा आप इसको ना, इसको मैं टाइमलाइन बना के आपको समझाता हूँ। ओके, अभी आपके पास ये 12 साल थे ना पहले, ठीक है, आप यहाँ पे मौजूद। अभी वो कह रहे हैं कि 3 साल के बाद आपके पास इस बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी। 3 साल के बाद है, क्या मतलब है कि अब आपके पास ये 3 साल पहले खत्म हो गए, अब आप इस पॉइंट में मौजूद हैं, ठीक है। तो पीछे आपके पास कितने साल रह गए? यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड आउट करनी है, मैच्योरिटी तक की यील्ड फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास 3 साल के बाद टोटल कितने ईयर्स बचे हैं टाइमलाइन में? 9 ईयर्स बचे। समझ में आई? आपने बेसिकली देखिए यील्ड टू मैच्योरिटी निकालनी है। इसको 3 इयर्स का आपका कोई कंसर्न नहीं है। 3 साल गुजर चुके हैं, 3 साल पीछे चले गए। अब आपने उस जो 3 साल के बाद जो .0 आपके लिए बनना है, वहां से आपने देखना है कि ये बॉन्ड आपको मैच्योरिटी तक कितनी यील्ड दे रहा है, ठीक है ना। जब आपके जहन में ये बात क्लैरिटी के साथ आ जाएगी तो अब आपको कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की नहीं रहेगी। आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगी कि अभी आपने 12 इयर्स की बजाय 9 इयर्स के लिए अपने बॉन्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब 9 इयर्स के लिए अपने बॉन्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 980 की बजाय $982.75 आ जाएगी। सर समझ में आ गई इसमें एक बच्चों क्वेश्चन है सबको? सर। सर अगर बेटा YTM कांस्टेंट 5 इयर्स के लिए रहे तो सर देन हम 7 इयर्स के लिए बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे सर। नहीं, आपसे देखिए, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पूछा क्या गया है आपसे ना, जी ठीक है। सर। इस यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा गया है कि 3 साल तक कौन सा, अगर वो यहाँ पे 5 इयर्स लिख देता तो फिर आप क्या करते? फिर आप 12 में से 5 माइनस कर देते, रिमेनिंग आपके पास मैच्योरिटी की ईयर 7 रह जाते, फिर आप 7 इयर्स के लिए फाइंड आउट करते। समझ रहे हैं बात? जी सर। जी सर। ठीक है ना। अब इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन ये है कि जो यील्ड टू मैच्योरिटी है YTM वो कांस्टेंट है, आप एज्यूम करेंगे नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। तो 3 साल के बाद आपने वैल्यू निकाल देनी है बॉन्ड की। तो आपके पास कोई चीज चेंज नहीं होगी सिवाय आपकी दो चीजों के, जिसमें क्या है, एक टाइम पीरियड है, ठीक है, और YTM चूंकि आपके पास नया YTM आ गया तो आपने उस करंट YTM को यूज करना। इन दोनों को यूज करते हुए आप निकाल लेंगे कि 9th ईयर के ऊपर, यानी कि बॉन्ड की मैच्योरिटी से 9 ईयर पहले उस बॉन्ड की क्या वैल्यू होगी। अभी आप लोगों को मेरे ख्याल है बेहतर तरीके से समझ आ जानी चाहिए। आप बेसिकली ये फाइंड आउट करेंगे कि बॉन्ड की मैच्योरिटी से 9 ईयर पहले बॉन्ड की क्या वैल्यू होगी। अभी ये जो आपके पास 980 की वैल्यू आ रही थी, ये 12 ईयर्स बिफोर मैच्योरिटी, ठीक है। अगली जो वैल्यू है ये 9 ईयर्स बिफोर मैच्योरिटी है। गॉट इट? यस थोड़ा सर। नमाज की एक ब्रेक काइंडली कर लेते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा? राइट सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।